सख्त कानून एक सप्ताह से हम सुन रहे हैं। दिनेश जी, मैं 10 सेकंड में एक कहानी आपको सुनाऊं। एक व्यक्ति ने देसी घी की दुकान खोली, तो उसने बोर्ड लगाया अपनी दुकान पे कि देसी घी 100 रुपए किलो, असली देसी घी 120 रुपए किलो, और सचमुच का असली देसी घी 150 रुपए किलो। मोदी जी का तो ऐसा ही हो रहा। अभी 24 में कानून लेकर आए थे, कह रहे थे सख्त कानून है, अब की बार कह रहे हैं बहुत सख्त कानून, अगली बार फिर लेकर आएंगे, कहेंगे असली वाला सख्त कानून। भाई उधर देखो, हम सब गंभीर भी हैं कि आगे पर्चा लीक ना हो। तो आपने तो इतनी अच्छी भूमिका बनाई थी कि हम सबको गंभीर हो जाना चाहिए इस विषय पर, अच्छे सुझाव रखने चाहिए, लेकिन अजय आलोक जी शुद्ध राजनीति करने लगे, आरोप प्रत्यारोप करने लगे। ये बहुत आसान होता है कि हम सामने वाली पार्टी को दोषी ठहराते हैं। आरोप प्रत्यारोप में भाई मैंने वही बोला जो आपने किया। डॉक्टर साहब, अब आप वो मत कीजिए जो प्रियंका जी से आप नहीं चाह रहे थे करें वो। जी अजय आलोक जी, ऐसे नहीं चलेगा, बीच बीच में ऐसे चिल्लाओगे तो नहीं चलेगा। पढ़े लिखे आदमी हो यार, थोड़ा सा मैंने अनुरोध कर लिया, आपने बैनर बना कर रखे करो। वो कानून है इतना खराब था दिनेश गौतम जी कि उसमें ये प्रावधान था कि अगर कोई बच्चा नकल करते पकड़ा जाएगा तो पुलिस एग्जाम रूम से हथकड़ी लगा के उसे थाने ले जाएगी। अब 10वीं क्लास के बच्चे, 14-14, 13-13 साल के बच्चे, उन मासूम बच्चों को हथकड़ी लगाई जाती। क्या कोई भी सभ्य समाज में ऐसा हो संभव है? हमने उस बिल का विरोध किया और स्टूडेंट्स ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए थे, पूरे प्रदेश में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, उसकी कॉपी जलाई गई थी, वो तो हमने इसलिए हटाया था। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि सख्त कानून एक सप्ताह से हम सुन रहे हैं। दिनेश जी, मैं 10 सेकंड में एक कहानी आपको सुनाऊं। एक व्यक्ति ने देसी घी की दुकान खोली, तो उसने बोर्ड लगाया अपनी दुकान पे कि देसी घी 100 रुपए किलो, असली देसी घी 120 रुपए किलो, और सचमुच का असली देसी घी 150 रुपए किलो। मोदी जी का तो ऐसा ही हो रहा। अभी 24 में कानून लेकर आए थे, कह रहे थे सख्त कानून है, अब की बार कह रहे हैं बहुत सख्त कानून, अगली बार फिर लेकर आएंगे, कहेंगे असली वाला सख्त कानून। असल में मैंने कई रिसर्च पढ़ी हैं, दुनिया भर में सैकड़ों रिसर्च इस बात पे हुई हैं कि सख्त कानूनों से कभी अपराध रुकते नहीं हैं। इंग्लैंड में एक बार ऐसा कानून था कि जेब काटने पर फांसी की सजा दी जाती थी, आप ही की स्टोरी पे चौराहे पे लगाई जाती थी। दिनेश जी, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। जी जी प्लीज, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। इंग्लैंड में एक बार ऐसा कानून था कि फांसी की जेब काटने पर फांसी की सजा दी जाती थी और सार्वजनिक रूप से दी जाती थी। तो उस फांसी को देखने लिए जो भीड़ इकट्ठी होती थी देखने के लिए, उसमें भी कई लोगों की जेब कट जाती थी। आपने सही सवाल उठाया कि प्रिवेंशन के लिए क्या किया है। प्रिवेंशन के लिए हमें सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि इस शिक्षा व्यवस्था से आरएसएस को बाहर करना पड़ेगा। अगर आरएसएस इनमें रहेगी, एनटीए में, सीबीएसई में, शिक्षा विभाग में, तो कभी पर्चा लीक होने बंद नहीं होंगे। ये लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगठन है जिसकी कोई जिम्मेदारी मैं दो चीजें आपसे भाटी जी जल्दी से एक काउंटर कर लेता हूं आपसे, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। गैर जिम्मेदार लोगों को बैठा दिया गया है। मैं एक तो ये समझना चाहता हूं कि चलिए घी, असली घी, सचमुच का असली वाला घी, कोई घी की बात तो कर रहा है। पहले तो वनस्पति घी की भी बात नहीं हो रही थी, इसका क्रेडिट देंगे आप? किसको दें क्रेडिट? उनको जिन्होंने पर्चा लीक कराया है उनको, या जिन्होंने बच्चों पे पैलेट गन चलाई हैं, या उनको जो लगातार झूठ बोल रहे हैं अभी भी कि हमने कोई पैलेट गन नहीं चलाई है, हमने कोई लाठी नहीं चलाई है, हमने पुलिस को आदेश नहीं दिए। किसको दिलवाना चाहते हैं? ये तो बच्चों को श्रेय दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके लिए तो वो बच्चे जो उनको श्रेय जाता है जो अपने घरों से निकल के सड़कों पर आए, जिन्होंने प्रदर्शन किए, और इसके लिए न किसी पार्टी को श्रेय जाता है न किसी नेता को जाता है। हमारा जो जेएनजी, और दूसरी बात मैं एक चीज और जानना चाहता हूं भाटी जी, एक जवाब तो आपने दे दिया, ऐसे में ये टैग कर देना कि इस कुर्सी पर बैठे हुए सभी लोग एक पर्टिकुलर विचारधारा के हैं और कुएं में भांग घुल गई है, क्या ये ठीक है सर? बहुत स्वीपिंग नहीं है ये? नहीं, बैठाए जा रहे हैं, नहीं उसके सबूत मिल रहे हैं ढेर सारे, उसमें बताया जा रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं, किसकी सिफारिश पे आ रहे हैं। तो वो जो संगठन जिसकी पृष्ठभूमि ही गैर जिम्मेदारी की हो, जो आज तक जिसने अपना रजिस्ट्रेशन ना कराया हो, जो सदस्यता रजिस्टर ना रखता हो, जो लेन देन का कोई हिसाब ना रखता हो, कभी हिसाब ना देता हो, जो आईटीआर दाखिल ना करता हो, उस संगठन के लोग कितने जिम्मेदार होंगे? तो ये दोनों जवाब लेने के लिए डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। देखिए, जो अजय आलोक जी कह रहे हैं वो उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है उसे दर्शाता है। अब ये वो स्वतंत्र है कि वो क्या सोच रखते हैं। वो नागरिकों के प्रति इस तरह की सोच रखते हैं कि 10वीं का छात्र अगर नकल करते पकड़ा जाए तो उसे हथकड़ी लगाना उचित है,
ये उनकी समझ है, हम इसके विरोध में हैं। हम नहीं चाहते कि मासूम बच्चों को, ठीक है उन्हें व्यवस्था ठीक बनाई जाए, नकल ना करने दी जाए, नकल रोकी जाए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, लाठी की चोरी में फांसी की सज़ा देना भी तो उचित नहीं होता। और दूसरी बात जो इन्होंने नेताजी को बार बार ये कोट करते हैं, नेताजी ने जो बात कही थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रेप कानून के संबंध में, वो बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध की है। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस गया 2-3 महीने पहले कि 2 लोग लिव इन में रहते थे, उन्हें एक बच्चा भी पैदा हुआ, बाद में उनमें झगड़ा हो गया, पत्नी ने रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया, लोअर कोर्ट से उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी उस सजा को बहाल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टिप्पणी की है, और जो नेताजी ने शब्द बोले थे वही टिप्पणी की है कि लिव इन में रहते थे, साथ रहते थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चा भी पैदा कर लिया, अब झगड़ा हो गया तो रेप का मुकदमा लिखा दिया। तो क्या ऐसे ये नेताजी ने नहीं कहा था, सजा दी जाएगी? नेताजी ने ये कहा था, हर रेपिस्ट को बचाने की बात ये नेताजी ने नहीं कहा था। नेताजी का पूरा भाषण सुने। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आप पैलेट गन का भी लड़कों से बचाव कर गलती रहे हो हैं। जाती है, आप बच्चों को चला दीजिए दिनेश जी, बच्चों को भेड़िए बता रहे हैं आप। दिनेश जी और नेताजी का बयान चलवा दीजिए। अजय भाई है, सबके तो बीच में चिल्लाते और फिर कह दो मैं बीच में बोलता नहीं। वो कह रहे हैं आप जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं सही पकड़े हैं, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिनेश जी को कह रहा हूं, नेताजी का वो बयान चलवा दीजिए। झगड़ा हो जाता है, लड़की जाके मुकदमा लिखा देती है, लेकिन पूरा बयान उनका सुनवाइए, पूरा सुनवाइए आप। अगर हम उस तरफ चले गए तो विषयांतर होगा। मैं ये जानना चाहता हूं राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, डॉक्टर अजय आलोक एक बात कह रहे हैं कि ये इतना खतरनाक डेटरेंस होने वाला है इस नए प्रोविजन में कि रूह कांप जाएगी 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना सुन के। अच्छा। फिर इनके फरिश्तों की भी ये हिम्मत नहीं होगी कि आकर पेपर लीक कराएं। ये नकल माफिया तभी सुधरेगा। आपको इसमें क्या खामी दिखाई देती? नहीं, हमें इनकी नीयत में खामी दिखाई देती है। कानून सख्त बनाए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कानून का ये पालन नहीं करेंगे, उसको लागू भी तो करना पड़ेगा। इनकी नीयत नकल रोकने के, लीक रोकने की नहीं है, पेपर लीक रोकने की नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं वो सब इनकी पार्टी से और इनके मात्र संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। ये उन्हें बचाने के लिए तो अब 2 चीजें हो सकती हैं राजकुमार भाटी जी, करते हैं, सख्ती या तो नियत वाला भी कोई मीटर हो जो ये दिखा सके रियल टाइम की किसकी नियत कैसी है, और या फिर ये देखा जाए कि ये जो प्रोविजंस किए जा रहे हैं इसका करके दिखाते हैं, ये तो बस साबित हो जाएगा। जी राजकुमार जी, 1-2 केस में ऐसी कार्रवाई 10 सेकंड दीजिए मुझे। जी आपकी बात पर जवाब लेता हूं। के प्रयास में कन्विक्शन होते नहीं है, सजा का प्रावधान कड़ा कर देने से क्या होगा? डॉक्टर अजय आलोक। मैं उसके बात पे जवाब दूंगा, लेकिन ये बात अब बोलना बहुत जरूरी है। ये बार बार आरएसएस कह रहे हैं, आरएसएस के लोग, आरएसएस की नीयत, आरएसएस जवाबदेही नहीं है। आप लोग का दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या? 50 साल कांग्रेस अपने राज की, अपने लोगों को, कम्युनिस्टों को, देश विरोधियों तक को, एंडरसन के जैसे भगाए हुए व्यक्तियों को यहाँ पे सेक्रेटरी बना के रखी, आपके मुंह से बकार नहीं फूटा, और आरएसएस आप लोग बकवास कर रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। देश की राष्ट्रपति उसका बदला ले रहे हैं आप उसका बदला ले रहे हैं आप, इसलिए देश विरोधी लोगों, देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा का है, इस देश का गृह मंत्री भी आरएसएस का। हाँ, हम सत्ता में रहेंगे, हमारी विचारधारा के लोग रहेंगे, हमारी विचारधारा के लोग रहेंगे। आपको क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है तो जाइए, आपका जनता के पास जाइए, जाके बोलिए कि इस विचारधारा को नहीं एक्सेप्ट करते। हमें मुसलमानों की विचारधारा चाहिए, हमने कम्युनिस्टों की विचारधारा चाहिए, हमें इस्लामिक विचारधारा चाहिए। ले आइए अपनी विचारधारा को, लाके तो रखा हुआ था। एक बहुत असंवैधानिक और खतरनाक बात कह रहे हैं, नुकसानदायक। साफ कह रहा हूं, जाके बोलो, इसलिए कह रहे हैं जनता को बोलिए कि हमें इस्लामिक विचारधारा चाहिए, हमें कम्युनिस्ट विचारधारा चाहिए। जाके बोलिए ना, जनता आपको ले आएगी। अब डालिएगा विचारधारा के लोग। एक बात मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या हमारी विचारधारा, ये हमारी विचारधारा कई लोग रहेंगे। राजकुमार भाटी, एक क्विक कमेंट आपसे 30 सेकंड और चाहूंगा, क्योंकि राजगोपाल नाम आपसे माफी मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने अपनी बात कह दी है सर, पॉइंट टेकन सर। लेट मी प्रोसीड सर, समय समाप्त होने वाला है। डॉक्टर साहब प्लीज अलाउ मी टू गो अहेड। ये मैं की मानसिकता, राजकुमार भाटी जी, क्या कांग्रेस का दबाव है आप लोगों के ऊपर, बाकी विपक्षी पार्टियों के ऊपर, जैसा राजा गोपालन साहब कह रहे थे? हमारे राजगोपालन साहब ने विश्लेषण बहुत अच्छा किया था, मैं उनकी बातों से लगभग, संजय जी ने भी, उन्होंने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन कोई दबाव नहीं है। हमारे बीच में बहुत अच्छी आपसी समझ है, बहुत अच्छा हम एक दूसरे का सम्मान करके अपने निर्णय लेते हैं।
कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। और समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, तो समाजवादी पार्टी दबाव में आने वाली पार्टी नहीं है। हम केवल